बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 13 का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाना जाता है और इसका नाम है ओहम्स लॉ। ओहम्स एक साइंटिस्ट है, उसने अपने नाम से ये लॉ जो है बनाया और ये हमें बताता है कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल करंट पोटेंशियल के साथ रिलेट करती है। बहुत सिंपल सा ये लॉ है, लेकिन इम्पॉर्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं उसमें हमारी मोर देन 50% प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा ओहम्स लॉ ही लगता है। और अगर हम ये कहें कि एफएससी के अंदर ओहम्स लॉ के बगैर चलना, इलेक्ट्रिसिटी समझना, तो ये नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए हमें ओहम्स लॉ के ऊपर पूरी ग्रिप होनी चाहिए, इसको अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, किस तरह इसको अप्लाई करना है, ये हमें किस चीज़ों के बारे में बताता है। ये तमाम तर डिस्कशन जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। फिर हम इस लेक्चर के अंदर रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है और किस तरह से करंट के रास्ते में आती है। और इसी लेक्चर के लास्ट पर चल के हम कुछ ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं ओहम्स लॉ से। ओहम्स लॉ ओहम एक साइंटिस्ट है जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर चुका है। फिर ये एक लॉ को फार्मूलेट करता है। उस लॉ को फार्मूलेट करते हुए ये बताता है, कहता है जितना मैं किसी कंडक्टर के दो एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाता हूँ उतनी उसमें से फ्लो होने वाली करंट ज़्यादा हो जाती है। आपको याद होगा कि मैंने चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपको सिखाया था कि पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस की सूरत में ही लिया जाता है। तो यहाँ पर ओहम्स उस बात को अप्लाई करके बताता है कि हम किसी कंडक्टर या किसी भी फ्लो होने वाली करंट को जज करें तो हमें पता चलता है कि उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस उसमें से फ्लो होने वाली करंट को डिसाइड करता है। मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो हो रही है, समझे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर है। तो हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये लिखते हैं कि करंट फ्लो through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of कंडक्टर। उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके ऊपर ये करंट की फ्लो जो है वो डिपेंड कर रही है। यानी जितनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट उस कंडक्टर में से पास कर रही होगी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको समझना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब करंट यानी चार्जेस ने किसी कंडक्टर में से फ्लो करना है
तो उस चार्जेस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करने पर मजबूर करती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। अब आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, उतनी उन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट ज़्यादा मिलेगी, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रही होगी। अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो किस तरह से आएगी? वी नो डैट I and V are directly proportional to each other। मैं लिख देता हूं V is directly proportional to I। इसके अंदर एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी इसको हम खुद प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा और कंप्लीट करूं तो मैं कॉमा लगाकर ये चीज़ लिखता हूं, provided the constant temperature of conductor, कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको आपने कांस्टेंट करना है। ये हमारे पास इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। अब कांस्टेंट टेम्परेचर करने का एक्चुअली में मकसद ये है कि इसकी जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डेवलप करेंगे तो उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमेशा कांस्टेंट रहना होता है, उसके लिए हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो मैं इस इक्वेशन को कंप्लीट करता हूं, V इज इक्वल टू R इंटू आई आ जाए, या हम V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं। दिस R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, proportionality constant, and this proportionality constant is remains constant until you provided a constant potential difference। जब तक आप एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखते हैं तब तक ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज ये प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू तब्दील हो जाएगी, तो आपकी ये इक्वेशन फुलफिल नहीं करेगी, या हम कह लेते हैं कि ओहम्स लॉ जो है ये हमारा फुलफिल नहीं होगा। तो ओहम्स लॉ के लिए आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है और उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर एक नई टर्म है हमारे लिए, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिफाइन करने से पहले मैं ओहम्स लॉ की एक सेकंड डेफिनेशन भी यहाँ से डेवलप करना चाहता हूँ कि अगर R कांस्टेंट है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो नाउ वी कॉल द सेकंड डेफिनेशन ऑफ ओहम्स लॉ, वो क्या आएगी? वो ये आएगी बेटे कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें से फ्लो होने वाली करंट है, इन दोनों की रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम इस चीज़ को इसकी डेफिनेशन बना के यहाँ पे लिखते हैं और इसको बोलते हैं बेटे कि इसकी ये सेकंड डेफिनेशन है। डेफिनेशन 2, ये ओहम्स लॉ की ही डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन मैं ऑलरेडी इधर लिख चुका हूं, अब ये सेकंड डेफिनेशन। द रेशियो, किस किस के दरमियान में रेशियो? रेशियो बिटवीन द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor and current flow
through it remain constant। ये हमेशा से कांस्टेंट रहेंगे। जो करंट फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर में और पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों की रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इस कांस्टेंट रेशियो को हम रेजिस्टेंस के इक्वल कहेंगे। अब अगर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखें या रेजिस्टेंस के बारे में बताएं कि रेजिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा इस चीज को भी इलेबोरेट कर लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन वी कॉल इट के द ऑपोजिशन इन फ्रंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू कोलिजन विद द एटम ऑफ द क्रिस्टल, या उस कंडक्टर के एटम के साथ जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स की, उनकी वजह से जो रुकावट बनेगी करंट के रास्ते में, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देंगे। तो इसकी डेफिनेशन फॉर्मली करते हैं, द ऑपोजिशन ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन with atoms of crystal lattice during flow of current is known as रेजिस्टेंस। इस चीज को बेटे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस की एक और डेफिनेशन भी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन इन फ्रंट ऑफ करंट। तो ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हम इस चीज को रेजिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं, और ऑपोजिशन इन फ्रंट ऑफ current is known as resistance। ये रेजिस्टेंस उस वक्त ज्यादा होगी जब एटम्स करीब करीब होंगे और कोलिजन ज्यादा होगी, या आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एटम की ऑसिलेशन बढ़ जाएगी, उससे भी ये रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। तो अगर इस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस देखें तो ये नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 1, नेचर ऑफ मेटल। नंबर 2, डायमेंशन ऑफ मेटल। डायमेंशन का मतलब यह है कि उसका एरिया और लेंथ कितनी है। नंबर 3, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना। इन तीन चीज़ों पर यह रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। हमें लगता ज़रूर है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड करती है, हालांकि वोल्टेज और करंट के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगी। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, दोगुना करेंगे, आपका ख्याल है रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वोल्टेज डबल करने से करंट डबल होगी, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, रेशियो रिमेन कांस्टेंट। तो वोल्टेज और करंट आपस में तो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, बट वोल्टेज और करंट डज नॉट डिसाइडेड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस।
वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन तीन चीज़ों ने ही डिसाइड करनी होती हैं जो आपके बिल्कुल सामने लिखी गई हैं। अब हम अगर वेरिफिकेशन चाहते हैं कि ओहम्स लॉ की वेरिफिकेशन करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए हमें एक ही स्टेप लेना होता है कि दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट शुड रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहे। पोटेंशियल बदलने से, करंट के फ्लो बदलने से इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, यानी आर रिमेन्स कांस्टेंट। और आर के कांस्टेंट होने में एक निशानी हमारे पास रेजिस्टेंस की भी है कि रेजिस्टेंस शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इसके लिए हम ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं कि रेजिस्टेंस should remains constant। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी तो देन द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। किस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी? हम अगर एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज ले लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर करंट ले लेते हैं, तो हमारी वो ग्राफ की वैल्यू जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर हो तो हम वोल्टेज और करंट के दरमियान में, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर ओहम्स लॉ जो है वो लगता है और ओहम्स लॉ वेरीफाई हो गया। अब हम इसकी दो तरह की डिवाइसेस जो हैं उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि डिवाइसेस की बेस भी हम वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ पर बना देते हैं कि जिन डिवाइसेस के अंदर ओहम्स लॉ वेरीफाई होगा, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज और करंट के दरमियान का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, हम उन डिवाइसेस का नाम ओहमिक डिवाइसेस रख देंगे। और ऐसे डिवाइसेस जिनमें ओहम्स लॉ जो है वो वेरीफाई नहीं होगा, वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, हम उनको नॉन ओहमिक डिवाइसेस का नाम दे देंगे। तो इन दो तरह की डिवाइसेस को हम पढ़ते हैं, ओहमिक डिवाइसेस। Devices that holds the Ohm's law is known as ohmic devices। और इसमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर हम आ जाते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस पर। डिवाइसेस that does not hold the Ohm's law is known as non-ohmic devices। ऐसी डिवाइसेस को हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस का नाम देते हैं। नॉन ओहमिक डिवाइसेस में दो बड़ी एग्जांपल हैं, जिसमें फिलामेंट ऑफ बल्ब और डायोड है। ये दो डिवाइसेस हमारी नॉन ओहमिक डिवाइसेस। अब फिलामेंट ऑफ बल्ब
अगर आप फिलामेंट बल्ब लें तो उसमें अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस के ज़रिए असर करंट फ्लो होने लगती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो आपकी करंट फ्लो ज़्यादा होती जाएगी। उस करंट फ्लो के ज़्यादा होने की वजह से उस फिलामेंट की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, जिससे वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और बढ़ेगी। इस तरह से ये प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा और रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी। फिर एक वक्त आएगा कि आपके पोटेंशियल बढ़ाने से करंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी है, रुकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि करंट के फ्लो में, करंट के रास्ते में रुकावट जो है उसकी वजह से करंट कांस्टेंट रहना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें और ये सारी बात ग्राफ के ज़रिए अगर हम समझें, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, हम वाई एक्सिस पर करंट लेते हैं, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लेते हैं। स्टार्ट में अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी इंक्रीज होगी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा। लेकिन एक वक्त यह आएगा कि ये ग्राफ रेजिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी होगी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कि ग्राफ इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ जाने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी करंट चेंज नहीं हो रही। करंट उस वक्त इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम कहेंगे ग्राफ को स्ट्रेट जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, इस तरह बेंड हो गया, तो इस तरह ग्राफ कर्व बना। तो कर्व ग्राफ शोज दैट इट इज नॉन ओहमिक डिवाइस। एक नॉन ओहमिक डिवाइस की लॉजिक है। फिर हम अगर डायोड की बात करें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस एंड इट इज कंसिडर एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसकी डिटेल जो है वो चैप्टर 18 में जाकर हम पढ़ भी लेंगे। चैप्टर 17 के एंड से स्टार्ट हो जाते हैं सेमीकंडक्टर्स, लेकिन डायोड का एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमें चैप्टर 18 में ही जाके मिलता है, उसमें जाके हम इसकी डिटेल समझेंगे। लेकिन ये है नॉन ओहमिक डिवाइस। इसका ग्राफ बड़ा अजीब सा बनता है जो भी हमें यहाँ पे समझ तो नहीं आएगा, लेकिन हम इसको नॉन ओहमिक डिवाइस के अंदर पढ़ते हुए डिस्कस जरूर करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है। अगर हम इसके दरमियान में ग्राफ बनाएं फॉर द डायोड तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। स्टार्ट में तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती ही नहीं है, लेकिन एक ही दम वोल्टेज एक खास वैल्यू से इंक्रीज कर जाए तो इतनी करंट भी उसके साथ साथ इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है। तो ग्राफ आपका ओवरऑल ग्राफ जो है वो एक कर्व शेप रखता है, जो कि ये बयान करता है कि इट इज नॉन ओहमिक डिवाइस।